हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बीपीएससी डिफाइनर में। तो आप सभी को पता होगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आप सभी के लिए क्लास 6 से 12 तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 6 से 12 तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वैसे सारे क्वेश्चंस जो कि सभी एग्ज़ाम्स में बार बार जो है सिविल परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं, उन सभी का एक वीडियो सीरीज में लेकर आ गया हूँ। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, वरना बाद में आपको पछताना पड़ेगा। ठीक है भैया। अब देखिए, यहाँ पे जो ये वीडियो हमारा जो फर्स्ट वीडियो होने वाला है पार्ट 1, ये होने वाला है क्लास 6 आवर पास्ट से रिलेटेड हमारा इतिहास। ठीक है। तो क्लास 6 से इतिहास के जितने भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को आज एक सिंगल वीडियो में करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए जो है बिना किसी देर किए जो है हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो यहाँ पे पहला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि मनुष्य, पशु या पौधे के जो अवशेष मिलते हैं जिनको कि जीवाश्म बोलते हैं, ठीक है, तो उनका जो है अवशेष की जो प्राचीनता यानी कि वो अवशेष कितना पुराना है उसका निर्धारण करने के लिए कौन सी वैज्ञानिक पद्धति अपनाई जाती है, यानी कि किस विधि के द्वारा जो है जीवाश्म का जो है डेट निकाला जाता है। तो यहाँ पे कुछ तरीके दिए गए हैं। ठीक है। पहला तरीका है कि आप जो है कार्बन 14 पत्ती का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। बी ऑप्शन में दिया गया है कि ताप संदीप्ति विधि द्वारा निकाल सकते हैं या पोटेशियम आर्गन विधि द्वारा, या चौथा स्टोन हैमर विधि द्वारा। तो अगर आप इसको पढ़े हुए हैं, आपको पता है, तो सही आंसर क्या होगा आप लोग को पता होगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको बता दूं कि ये जो है कार्बन 14 पद्धति का जो है ये इस्तेमाल करता है। अगर हम यहाँ पे और थोड़ा सा डीप में जाने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि और भी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि ये हमारा क्या था, मनुष्य हैं, पशु हैं, पौधे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कार्बन डेटिंग थोड़ा सा जो है ये जीवाश्म पर होता है। ठीक है। जीव जंतु या मनुष्य की जो अवशेष मिले हैं, जो हड्डियाँ मिली हैं, उन पर ये वर्क करता है। अगर आप देखें तो चट्टान की अगर आयु निकालनी है तो इसको जो है हम लोग यूरेनियम विधि द्वारा निकालते हैं। ठीक है। यूरेनियम मेथड द्वारा हम इसको क्या करते हैं, अगर चट्टान कितना पुराना है कितना नया है अगर निकालना चाहें तो हमें कौन सा विधि इस्तेमाल करना पड़ेगा, यूरेनियम विधि। अगर हमें पेड़ पौधों की आयु को ज्ञात करना है, पेड़ पौधे की आयु निकालनी है, तो हमें जो है कैम्बियम विधि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैम्बियम का मतलब होता है कि जो वलय होते हैं पेड़ की लकड़ियों में, वलयों को जो है गिना जाता है। ठीक है। इसी को हम लोग जो है कैम्बियम बोलते हैं, गिना जाता है। तो इस तरीके से हम पेड़ पौधों को भी निकाल सकते हैं। अगर हम देखें कि कोई भी जानवर है, जानवर की अगर हमें आयु निकालनी है तो जानवर की आयु हमें याद करने के लिए देखिए दांत, जानवर का दांत, या जो अगर कोई सींग वाला जानवर है तो उसका सींग, तो उसको हम लोग देख करके बता सकते हैं कि देखना जो है देखना पड़ता है। तो उसको देख करके आप बताएंगे कि कितना जो है इसका आयु हो सकता है। और वहीं देखें यदि आपका जो है कहीं बहुत जो है पुराना मृद भांड मिला हुआ है, ठीक है, कोई मिट्टी का टुकड़ा या मटके का टुकड़ा मिला है, तो इसको हम किस विधि से किस विधि द्वारा निकालते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं थर्मो, ठीक है, थर्मोल्यूमिनेंस, ल्यूमिनेंस। ठीक है। ये एक विधि है। तो इस विधि से क्या पता लगाया जाता है
कि सबसे पहले यानी कि फर्स्ट टाइम इस मिट्टी को कब जो है हीट किया गया था, कब इसको ऊष्मा दी गई थी, इससे जो है ये चीज़ पता चलता है। तो आई होप कि वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। अभी और भी बेहतरीन जो है क्वेश्चंस हैं, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन रहा ये, उत्तर भारत को, ठीक है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन जो है पर्वत जो है अलग करती है, ये आपको बताना है। हिमालय पर्वत या फिर पूर्वी घाटी या पश्चिमी घाटी या विंध्य पर्वत। तो आप सबको पता हो तो मैं बताते चलूँ कि जो विंध्य पर्वत एक ऐसी पर्वत है जो कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। ये बीचों बीच जो है भारत के बीचों बीच एक रेखा जो है इस तरीके से डिवाइड करती है, जो कि एक दूसरे से जो है पूरी तरह से बांट देता है। ठीक है, थोड़ा सा मैप बनाने में इस तरीके से यहाँ पे ये पूरी तरह से क्या होता है, इसको कट देता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि ये रहा, चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिला है? Where is the ancient evidence of rice found? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए कोल्डीवा, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मगिरी, ऑप्शन नंबर सी मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर डी बुरझुम। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दें तो चावल का जो प्राचीन साक्ष्य उत्तर प्रदेश में मिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, और ये उत्तर प्रदेश में किस जगह पे मिला है? कोल्डिहवा नामक स्थान पे मिला हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए क्या है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन रहा आपका ये, भारत में प्रारंभिक मानव किस नदी घाटी के किनारे बसे थे? यानी कि जो शुरुआती जो हमारे पूर्वज आए हुए थे, ठीक है, जो प्राचीन सभ्यता के जो लोग थे वो सर्वप्रथम किस नदी घाटी के किनारे जो है बसे हुए थे? ठीक है, तो हमें पता है कि इंडस नदी, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में इंडस नदी या फिर सिंधु नदी का कहीं पे जिक्र नहीं है, तो डेफिनेटली सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उनमें से कोई एक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ ये जो है आपका नर्मदा नदी, ये जो है ये ऐसी नदी है कि इसके तट पे जो प्रारंभिक मानव जो है यहाँ पे रहना शुरू किए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन रहा आपका ये क्वेश्चन नंबर 5, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अतीत का वह काल जिसके बारे में हमें लिखित जानकारी पुस्तकों या रचनाओं में नहीं बल्कि जमीन के नीचे दबे पुराने अवशेषों, वस्तुओं और अभिलेखों में मिलती है, उसे क्या कहा जाता है? तो ये आपको बतानी है, यानी कि वैसा इतिहास जिसका कोई लिखित जो है साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, केवल उसके जो है पुरातत्व चीज़ों पे जो है डिपेंड है पूरी तरह से, हम बस अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं प्राचीन काल, नवपाषाण काल, पूर्व ऐतिहासिक काल या आधुनिक काल। तो यहाँ पे आपको बताते चले कि यहाँ पे आपको पूर्व ऐतिहासिक काल जो है ये ऐसे काल हैं। ठीक है, और यहाँ पे नवपाषाण काल भी जो है इसी का जो है काल है। सो यहाँ पे दोनों जो है जो पाषाण काल थे, ठीक है, जो प्रागैतिहासिक थे, ठीक है, प्रागैतिहासिक, ठीक है, इसमें आपको तीनों को रखा जाता है। पूर्व ऐतिहासिक काल जिसको कि हम लोग पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों आपके जो है क्या होंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे हमें कोई जो है लिखित साक्ष्य नहीं मिला हुआ है, ये जितने भी हैं ये पुरातत्वों में मिले जो है वस्तुओं पे जो है लोग डिपेंड करते हैं। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर आपका रहा 5, काफ़ी इजी है, देखते हैं। खुदा बख्त लाइब्रेरी, ये कई बार क्वेश्चंस जो है पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खुदा बख्त लाइब्रेरी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे प्राचीन समय में मिले हस्तलिखित जो पांडुलिपियाँ हैं यहाँ पे सुरक्षित करके रखी गई हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है खुदा बख्त लाइब्रेरी। तो ये कहाँ पे जो है लोकेटेड है ये आपको बतानी है।
बिहार के मुंगेर जिले में है, चिरांद में है, पटना में है या छपरा में है? तो इसका सही जवाब होगा क्या? पटना। खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना में अवस्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। प्राचीन काल में हस्तलिखित पांडुलिपियों और अभिलेखों में किस भाषा का ज़्यादातर इस्तेमाल किया गया है? यानी कि प्राचीन समय में जो भी हस्तलिखित पांडुलिपि मिली है, और पांडुलिपि बताते चले कि पांडुलिपि वैसी चीज़ें हैं जो कि पेड़ के छालों और पेड़ के पत्तों पर जो लिपि लिखी गई है उसको बोलते हैं पांडुलिपि। ठीक है, इनको जो है सुरक्षित करके रखा गया है। वही चीज़ आपको पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे खुदा बख्श लाइब्रेरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो पांडुलिपियों को जो है सुरक्षित करके रखने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे बताना है कि जो हस्तलिखित पांडुलिपि है वो किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है, संस्कृत भाषा में है, कन्नड़ में है या इन सभी में है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, सबसे ज़्यादातर जो अभिलेख मिले हैं या जो हस्तलिखित पांडुलिपियाँ मिली हैं, ठीक है, वो आपका सबसे नंबर 1 पे अगर बोले तो सबसे ज़्यादा मिली है संस्कृत में। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो है मिला है प्राकृत जो कि आम लोगों का भाषा था। इसके बाद कन्नड़ और तमिल में भी कुछ अभिलेख जो हैं मिले हुए हैं, कुछ पांडुलिपियाँ मिली हुई हैं, इसलिए इनमें से सभी जो है हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर भारत में बहने वाली नदी गंगा के दक्षिणी क्षेत्र, कहाँ के दक्षिणी क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? ये चीज़ आपको बताना है कि गंगा के जो दक्षिणी क्षेत्र में जो भूमिगत मैदान है जिसको कि काफ़ी उपजाऊ है, वो प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? अंग, मगध, वज्जी या वैशाली? तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा क्या? मगध। आप इन सभी को नोट डाउन करके रख सकते हैं, और किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपके पास कोई भी परेशानी हो रही है या फिर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर दें। वीडियो कैसा लग रहा है इससे आप जो है हमें कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन रहा आपका ये, सही जोड़ों से मिलान करना है। ठीक है, अब देखिए पहला जो है हमारा क्या है? खासी। खासी क्या है? ये हमारा जो है एक जनजातीय समूह है। मगध एक बहुत बड़ा जो है साम्राज्य था। ठीक है, यहाँ पे कुल कितने जो है महाजनपद थे? तो कुल जो है 16 महाजनपद थे उस टाइम में। ठीक है, और जैसे कि अंग हो गया, मगध हो गया, काशी, कौशल, वत्स, अवंती, वज्जी, मल इत्यादि, मतलब कई सारे जो है इम्पोर्टेंट ऐसे जो है महाजनपद थे, उन्हीं में से एक था मगध। ठीक है, तो मगध काफ़ी इम्पोर्टेंट अपना स्थान रखता है। ठीक है, अब देखिए महापौराणिक संस्कृति ये हमारा रह जाएगा दक्षिण भारत के लिए, और चुपानी मांडो। ठीक है, चुपानी मांडो कहाँ है? ये आपका जो है आई थिंक उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये है आपके चावल के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, यहाँ पे कोल्डिवा भी है। ठीक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो है प्राचीन समय का अनाज यहाँ से चुपानी मांडो से मिला हुआ है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि निम्न में से कहाँ पर सबसे प्रारंभिक चावल मिले हैं, प्राचीन जो है चावल मिले हैं, तो अगर आपका ऑप्शन में चुपानी मांडो हो तो चुपानी मांडो हमारे, अन्यथा चुपानी मांडो नहीं है तो आप जो है कोल्डिवा लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे आई थिंक काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें खिचड़ी मिल गया है। ठीक है, तो हम इसको इरेज करके एक नया कलर ले लेंगे। कलर लेकर के हम इसको थोड़ा सा एंड पॉइंट, ठीक है, इसको हम यहीं पर रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पे खासी, तो पहला हो जाएगा क्या हमारा? एक। ठीक है, एक का हो जाएगा डी, तो यहाँ पे एक का डी मिल रहा है। ठीक है, दो का आपका जो है मगध है। मगध किससे है? तो बड़ा साम्राज्य से है, तो ये आपका सी आ जाएगा। महापौराणिक संस्कृति है, तो ये हमारा दक्षिण भारत। नंबर 3 चुपानी मांडो आ जाएगा हमारा ए। तो यहाँ पे देखते हैं ए का डी, 2 का सी, 3 का बी और 4 का
इस तरीके से ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। मिलान करने पे ये जो है आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन रहा ये, भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान किस राज्य से अधिक मिला है। ठीक है, बाकी सब जगहों पर भी मिला है, लेकिन एक ऐसा राज्य है भारत का जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा जो है आरंभिक मानव के निशान, तो बोले कि चावल या फिर वहाँ पे हड्डियाँ या वहाँ पे पशुओं के हड्डियाँ हो गए। ठीक है, अलग अलग तरीके के जो चीज़ें मिली हैं, नक्काशियाँ मिली हैं या फिर चित्रकारी मिला हुआ है, तो ये सबसे ज़्यादा मिला हुआ है कहाँ, मध्य प्रदेश में। ठीक है, सॉरी यहाँ पे बिहार में हमारा पाई छूट गया है। बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात के अपेक्षा सबसे ज़्यादा कहाँ मिला है, तो हमारा मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो है निशान मिले हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन रहा ये, औजार। ठीक है, प्रारंभिक औजार जो है अधिकांशतः किस चीज़ से बने होते थे। What were early tools mostly made of? तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो हमारा पाषाण काल था, प्रारंभ से ही लोग जो है अपने हथियारों में पत्थर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा लोग कर रहे थे। ठीक है, और वहीं उनका जो है इस्तेमाल करते करते जो आदत बनता है उसका इस्तेमाल आगे भी जारी रहता है। तो सबसे ज़्यादा जो है प्रारंभिक जो लोग हैं औजार के तौर पे पत्थर का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, लकड़ी बाद में जो है लकड़ी के हत्थे पर पत्थर को बांधते थे। इसके बाद लोहा भी काफ़ी समय के बाद जो है खोजा गया। इससे पहले तांबा खोजा गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है इस्तेमाल औजार के रूप में पत्थर का किया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखें, इसको पढ़ें। आप चाहे तो इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं। क्वेश्चन से संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके जरूर भेजें। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक मानव बस्तियों से जुड़ा, ठीक है, पैसरा नामक स्थान बिहार के किस जिले में अवस्थित है। तो अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं, या बिहार से संबंधित कोई भी बिहार से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बिहार से संबंधित बहुत सारे फैक्ट्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इस पर आने वाले हैं। ठीक है, अभी बस शुरुआत है, अभी देखिए बहुत सारा इसमें जो है कंटेंट बाकी है, तो आप हमारे साथ बने रहिए, रेगुलर मेहनत करिए। चलिए, तो यहाँ पे जो पैसरा नामक स्थान है वो बिहार के किस जिले में है, ये आपको गेस करना है। छपरा में, चिरांत में, गया में या मुंगेर में। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा क्या, मुंगेर। जो पैसरा है वो आपके मुंगेर जिले में अवस्थित है, और ये भी प्रारंभिक मानव की बस्तियों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन रहा आपका ये, पाषाण काल। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। पाषाण काल के बारे में को कितने काल खंडों में बांटा गया है, तो मैंने पहले या दूसरे जो है क्वेश्चन में ही आपको बता दिया था कि जो पाषाण काल है, पाषाण काल जो है आपको ये जो है कितने कालखंड में बटा है, इसको मैं आगे बताऊंगा। पहले आप लोग गेस कर ले, 5, 3, 4 या 2। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका 3। ठीक है, तो पाषाण काल 3 पार्ट में बटा था। ठीक है, पहला क्या था आपका पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण। इसके बाद आ जाएगा आपका ये मध्य पाषाण काल। इसके बाद आ जाएगा नव पाषाण काल, सब में काल आप लोग अपना नोट करना चाहे तो कर लेंगे। अब यहाँ पे हम इससे संबंधित कुछ छोटे छोटे जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि पूरा पाषाण काल में एक बहुत ही जो है महत्वपूर्ण घटना हुई थी। वो क्या हुआ था, तो आग का जो खोज था, ठीक है, आग का खोज यहाँ पे आपका हुआ था। इसके साथ ही अगर हम इसको देखें कि इसका समय काल कितना रहा है, कौन सा काल कितने समय में कितने समय तक जो है चला है, तो आपको यहाँ पे हम बताते चले कि जो पूरा पाषाण काल है
वो आपका 25 लाख से लेकर के, ठीक है, 25 लाख से लेकर के 12,000, ठीक है। इसका समय काल कितना रहा है? 25 लाख वर्ष से लेकर के 12,000 साल जो है बीसी तक, जो प्रीवियस है। इसके बाद मध्य का अगर हम देखें तो 12 से करीब लेकर के 5,000 बीसी तक ये रहा है, ठीक है। इसके बाद नवपाषाण काल की बात करें तो नवपाषाण काल आपका 5,000 से लेकर के 3,000 बीसी तक इसका काल माना गया है। तो यहाँ पे पाषाण काल को 3 भाग में बांटने के पीछे जो है एक बहुत ही छोटा सा कॉमन चीज़ है कि यहाँ पे जो हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, एंथ्रोपोलॉजी बोल रहे जो इतिहास को पढ़ने वाले हैं, जिनको समझने वाले हैं, वो लोग इनको किस लिए जो है पूरा पाषाण काल बांटे हैं, मध्य पाषाण, नव पाषाण बांटे हैं। पूरा पाषाण काल में जो आदि मानव थे वो हथियार के तौर पे बहुत बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि जानवर पर फेंक करके उनको मारते थे, ठीक है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत होता था और लोगों को झुंड में रहना पड़ता था, ठीक है। इसके बाद मध्य पाषाण में पत्थर और भी छोटे होते गए, इसलिए यहाँ पे जो हथियार देखने को मिला वो काफ़ी जो है मध्यम प्रकार के जो है यहाँ पे आपको देखने को मिला। इसके बाद नव पाषाण में क्या हो गए? नव पाषाण को माइक्रोलिथ भी बोलते हैं। इसमें जो है पत्थर काफ़ी छोटे हो गए, ठीक है, पत्थर या तो नुकीले हो गए, धारदार हो गए, ठीक है, लेकिन छोटे थे, पहले से ज़्यादा बेहतर हुआ करते, इसलिए इसको नव पाषाण काल में रखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भीमबेटका भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका जो है भारत के किस राज्य में स्थित है ये बताना है। मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गुजरात में है, ये आपको बताना है। तो आप किसी भी क्वेश्चन से कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करें, या फिर अगर आप इसको एक्सप्लेन में किसी भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन में आप बताना चाहते हैं तो आप उसको भी लिख के भेज सकते हैं। भीमबेटका देखिए, भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में स्थित है और ये किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे प्राचीन मानव के जो चित्रकला है, ठीक है, जो चित्रकला है उस टाइम में, और ये चित्रकला के लिए ज़्यादा फेमस है क्योंकि इस भीमबेटका गुफा के अंदर आदि मानव के द्वारा बनाया गया तरह तरह के जो है चित्र दिए गए हैं, जिसमें कि आपको कोई ज़्यादा खास नहीं, ठीक है, कुछ इस तरीके के आपको दिया गया है, भाला फेंकते हुए, जानवर मारते हुए, मतलब कोई ज़्यादा कलरफुल या फिर ज़्यादा बोल सकते हैं कि वास्तविक नहीं था, लेकिन जैसे बच्चे बनाते हैं उस तरीके के यहाँ पे पेंटिंग्स देखने को मिलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर 15। सबसे पहले किस जानवर को आदमी ने पालतू बनाया? तो आई होप कि इससे सभी लोग परिचित होंगे, फिर भी कुत्ता, बंदर, गाय या बकरी, ठीक है। तो सबसे पहले पालतू बनाया किसको? कुत्ते को, क्योंकि कुत्ता आपको पता है कि ये जो है किसी भी व्यक्ति के पास यदि होता है तो वो जानवरों को जो है सूंघ के दूर से पता लगा सकता है, या फिर ये लोगों के साथ मिलजुल के रहने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, ठीक है। तो ये भी एक सामाजिक प्राणी है एक तरीके से, ठीक है, ये जो है लोगों के बीच में रहना ज़्यादा पसंद करता है, तो इसलिए शायद जो प्राचीन समय के लोग थे इसको पालना जो है बेहतर समझते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे देखिए हम लोग पहले देखा था हम लोगों ने कि चावल जो है सबसे पहला साक्ष्य कहाँ पे मिला, तो हमने कहा था कि कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे बात आ गई गेहूँ, ठीक है, गेहूँ या फिर आप बोले तो जौ, ठीक है, गेहूँ या जौ की सबसे पहले जो है खेती अनुमानतः कहाँ पे की गई थी, ठीक है, और वहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं उससे ये जो है पूरी तरह से साबित होते हैं कि प्राचीन समय में वहाँ पे गेहूँ या जौ की जो है वहाँ पे खेती की जाती थी, क्योंकि वहाँ से भूसी मिली हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि मेहरगढ़, हल्लूर, चिरांद या पैयमपल्ली, तो ये जो है मेहरगढ़ में स्थित है, ठीक है। मेहरगढ़ अभी जो है कहाँ पे चला गया है? पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया, ठीक है, पाकिस्तान क्षेत्र में चला गया है। उस समय इसको मेहरगढ़ के नाम से जाना जाता था,
और यहाँ पे क्या मिला है, गेहूं या जौ के प्राचीन साक्ष्य मिले हुए हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। चावल का प्रमाण भारत के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पीछे भी इसको डिस्कस करा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए एक दो बार आ जाते हैं ताकि आपको और ज़्यादा बेहतर ढंग से याद हो जाए। ठीक है, कोलडीवा, मेहरगढ़, चिरांद या पैसरा? तो ऑलरेडी बता चुके हैं क्या, कोलडीवा। कोलडीवा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, तो इसलिए आपको इसको याद रखना होगा। और पूछ दे कि यदि मान के चलते हैं कोलडीवा न दे करके यहाँ पे आपको दिया हो चौपानी मांडो, तो आपको कहाँ मारना है? चौपानी मांडो के ऊपर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन रहा ये, युग्मों का सही से मिलान करना है आपको। यहाँ पे आपको बताना है, जैसे देखिए चिरांद, चिरांद कहाँ है? तो चिरांद जो है बिहार के छपरा जिला में स्थित है, छपरा जिला में है ये। तो ये कहाँ से आज कनेक्ट हो जाएगा? एक जो है आपका बी से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मेहरगढ़, मेहरगढ़ अभी बताएं कि मेहरगढ़ कैसा स्थान? तो मेहरगढ़ में सबसे पहले गेहूं और जौ के उपज के जो है साक्ष्य मिले हैं, और ये अभी वर्तमान समय में कहाँ चला गया है? पाकिस्तान में जो स्थित है। ठीक है, वुरझोम, वुरझोम क्या है? कश्मीर। और यहाँ से जो गर्तावास के जो है बारे में पता चलता है कि गर्तावास में लोगों को दफनाया जाता था, या पहले प्राचीन समय के लोग जो है बर्फ के अंदर जो है गड्ढा बना के लोग रहते थे, और उसमें सीढ़ी नुमा जो है आकृति बना के रहा करते थे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ए का बी। ठीक है, तो यहाँ पे ए का बी 2 है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 2 का सी, यहाँ पे देखते हैं 2 का सी भी दोनों में है, तो दोनों अभी सेम चल रहे हैं। इसके बाद देखते हैं 3 का क्या हो जाएगा? डी। तो यहाँ पे 3 का डी और 4 का ए। तो ये हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। आग का खोज किस काल में हुआ था? तो आपको याद हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, हालांकि ऑप्शन में आपका दिया गया है कि प्राचीन काल में आग की खोज हुई थी, पूरा पाषाण काल में हुआ था, मध्य पाषाण में, या नव पाषाण में। तो ये जो हुआ था आग का खोज पूरा पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, यानी कि प्रारंभिक समय में ही जो है ये आग का खोज पहले, सबसे पहले हुआ था इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है? हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है, ये आपको बताना है। मोहनजोदड़ो, ठीक है, कालीबंगा, लोथल और हस्तिनापुर। तो यहाँ पे ये तीनों जो है हड़प्पा कालीन स्थल हैं, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। ठीक है, क्या नहीं है? तो ये हस्तिनापुर। हस्तिनापुर अभी वर्तमान समय में कहाँ पे है? तो ये दिल्ली है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन रहा आपका ये, निम्नलिखित में से किस शहर से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? ठीक है, कौन सा शहर था जो जिसमें कि बंदरगाह, वहाँ पे नावों या फिर जहाज़ों से मालों का आदान प्रदान होता था? ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है लोथल, रोपड़, कालीबंगा या धौलावीरा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा लोथल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका ये, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है, ये बतानी है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग का जो है जीवन शहरी था या ग्रामीण था, या विदेशों के साथ व्यापार उनका होता था, या सुनियोजित नगर निर्माण हुआ था? तो अगर आपको पता हो तो हड़प्पा सभ्यता की जो है लाइफस्टाइल वो बिल्कुल ही शहरी थी। ठीक है, विदेशों के साथ व्यापार भी उनका हुआ करता था। और इसके बाद नियोजित जो है नगर निर्माण, सुनियोजित ढंग से वहाँ की नालियाँ, ठीक है, मकान जो है समकोण पे, वहाँ की गलियाँ, सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल जो है शहरी ढंग में की गई थी। निर्माण बहुत ही सुनियोजित था, इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा विशेषता नहीं होगा, वो है ग्रामीण जीवन। ये ग्रामीण जीवन में नहीं लोग रहते थे, किस में थे? बिल्कुल शहरी जीवन में थे, और विदेशों के साथ इनका व्यापार था। इनका नगर निर्माण
काफ़ी सुनियोजित ढंग से हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 23। इस सेशन में कुल जो है 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें और शुरू से पूरा वीडियो देखें। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो ये हुआ था आपका जो है 1921 में, 25 में, 27 में या 40 में, ये आपको जो है बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है किसकी खोज हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? आपका 1900 जो है 21 में हुआ था। ठीक है, इससे संबंधित जो है और कुछ आपको डिटेल मैं बताना चाहूँगा, जिसको कि जैसे यहाँ पे आप थोड़ा सा समय देंगे। ठीक है, जैसे देखिए सबसे पहला तो हमारा 1921 में हुआ। ठीक है, किन्होंने किया था इसका? दयाराम साहनी ने इनका जो है खोज किया था। ठीक है, दयाराम साहनी। इसके बाद आपका जो है मोहनजोदड़ो का खोज हुआ। किसका? मोहनजोदड़ो। इसको कब खोजा गया? 1922 में, 1922 ईस्वी में। और किसने खोजा? रखाल दास बनर्जी, रखाल दास बनर्जी ने। ठीक है, और बताते चले कि हड़प्पा सभ्यता का जो ये हड़प्पा जो है जो हड़प्पा ये सभ्यता था, ये किस नदी के किनारे पे स्थित था? तो ये रावी नदी के तट पर था। और मोहनजोदड़ो ये कहाँ पे था? तो सिंधु नदी के तट पे था। और भी बताते चलें तो कालीबंगा आपका बज्रवासी लाल ने इनका जो है खोज इनके खोज करता थे। इनका जो है खोज कालीबंगा का 1961 में हुआ था और ये घग्गर नदी के तट पर स्थित था। लोथल जो है आपका रंगनाथ राव इन्होंने खोज करा था। कब? तो 1954 में। और ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। धौलावीरा R.S. बिष्ट ने किया था 1989 से 90 के बीच में। चंदहुदड़ो का खोज जो है गोपाल मजुमदार 1931 सिंधु नदी के तट पर किया था। रंगपुर माधव स्वरूप वत्स ने किया था और 1931 से 53 के बीच में, और ये मादर नदी के तट पे किया गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन रहा आपका ये क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ पे दिया गया है कि ग्रेट बाथ, ठीक है, जिसको कि हम लोग महास्नानागार जो है नाम दिया गया है, ये किस नगर से प्राप्त हुआ है ये आपको बताना है। महास्नानागार ये बहुत बड़ा जो है एक ईंटों से घिरी हुई एक तालाब की तरह थी। और ये कहाँ से मिली थी? हड़प्पा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से। तो आपको इसका सही जवाब बताना है। ठीक है, तो ये कहाँ से मिला है आपको? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है ये, इसमें फिर से आपको क्या करना है? सुमेलित करना है और नीचे दिए गए विकल्प का जो है किसी एक को चुनना है। ठीक है, देखिए सोना। ठीक है, फर्स्ट लाइन में क्या है आपका? ये सोना। तो सोना जो है प्राचीन समय में कहाँ से मंगाया जाता था? वो मंगाया जाता है कर्नाटक से। चांदी, चांदी आपके ईरान से आता था। सीपिया आपके गुजरात से आता था। और फिरोजा आपके जो है मध्य एशिया से आता था। तो अगर हम यहाँ पे इसका क्रम देखें तो ये आपका 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी। ठीक है, तो देखते हैं पहले 1 का बी। तो यहाँ पे 1 का बी यहाँ पे है, 2 का सी, 3 का डी और 4 का ए। आपका ऑप्शन नंबर क्या है? थर्ड आपका ऑप्शन नंबर क्या है? सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन रहा आपका ये, वेदों की कुल संख्या बतानी है। कुल वेद कितने थे? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो कुल वेद कितने थे हमारे? 4। ठीक है, हमने डायरेक्टली आंसर बता दिया, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। कुल वेद कौन कौन से वेद हैं? तो पहला है आपका ऋग्वेद। ठीक है, दूसरा है आपका यजुर्वेद, यजुर्वेद। ठीक है, सामवेद और अथर्ववेद, अथर्ववेद। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन रहा आपका ये पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त जो है किस वेद में वर्णित है? तो पुरुष सूक्त आपका ऋग्वेद में है, सामवेद में है, अथर्ववेद में है या यजुर्वेद में है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। तो यही वो चारों वेद हैं, ठीक है। कुल वेद की संख्या 4 वेद हैं और यही सारे क्या हैं? आपके चारों वेद हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन रहा आपका ये ऋग्वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था? यानी कि जो है ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल आर्यों का काल माना जाता है और इस काल में क्या किया जाता था? पशुपालन, कृषि, शिल्प या उद्योग। उद्योग आपका कुछ इस तरीके से होगा। कुछ टेक्निकल इशू के चलते जो है यहाँ पे टाइपिंग में करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, ठीक है, इसलिए मैं आपको बताते चल रहा हूँ। तो यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख व्यवसाय क्या था? वो था पशुपालन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर्य लोग हुआ करते थे और जिनके पास जितनी ज़्यादा गायें होती थी वो ज़्यादा जो है संपन्न होता था, सुखी होता था या अमीर होता था, मान सकते हैं, ठीक है। और गायों के लिए ही युद्ध भी होता था। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ताम्र पसाणिक बस्ती, ठीक है, ताम्र पसाणिक बस्ती, इसको नौ पसाण भी बोलते हैं। इनाम गांव किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब या महाराष्ट्र? तो सही जवाब हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, महाजनपदों का विवरण किससे प्राप्त होता है? यानी कि किन जो है अभिलेखों से या किन के द्वारा जो है महाजनपद के बारे में विवरण जो है हमें प्राप्त होता है? बताते चले कि कुल महाजनपद कितने थे? तो 16 महाजनपद थे, महाजनपद, ठीक है, जिसमें कि मगध जो है काफ़ी जो है भव्य था, विशाल था और यहाँ के शासक भी काफ़ी जो है शक्तिशाली थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है महाजनपद का विवरण आपका ऋग्वेद से मिलता है, बौद्ध एवं जैन धर्म से जैन ग्रंथ से मिलता है, चित्रित धूसर पात्र से, ब्राह्मण या ग्रंथ से। तो आपको सही जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ के माध्यम से जनपदों की हमें जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है? ठीक है, तो बिहार में कौन सा महाजनपद जो है स्थित है? वर्तमान के बिहार वाले एरिया में कौन कौन से महाजनपद जो है उदित हुए थे, इसके बारे में आपको बताना है कि अंग, कौशल, ठीक है, कौशाम्बी और अवंती। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर अंग, ठीक है। वर्तमान समय में जो बिहार है, बिहार में अंग, मगध और वैशाली, ये तीन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण उस समय के महाजनपद हुआ करते थे, जो कि वर्तमान बिहार में जो है अभी स्थित हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन रहा आपका ये, मगध का संस्थापक कौन था? जैसा कि हमने बताया कि 16 महाजनपदों में सबसे ज़्यादा बड़ा साम्राज्य और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक कहाँ के थे? मगध के। तो इस मगध का संस्थापक यानी कि इसको गढ़ने वाला, मगध के साम्राज्य को गढ़ने वाला कौन सा व्यक्ति था? ठीक है, अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन या चंद्रगुप्त मौर्य? आपका सही जवाब हो जाएगा बिंबिसार, ठीक है, बिंदुसार नहीं, बिंबिसार, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा ये, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है। 1563 ईसा पूर्व, 463 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व या 551 ईसा पूर्व? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 563 ईसा पूर्व, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी वन में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 35, जैन धर्म के जो संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक का आपको नाम बताना है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर या गौतम बुद्ध? तो आपका सही जवाब होगा ऋषभदेव। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 36, महावीर ने कब मृत्यु प्राप्त किया?
तो महावीर ने कब मृत्यु प्राप्त किया, ये आपको जो है बताना है। ठीक है, तो आपको जो है 438 ईसा पूर्व में, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, इसके बाद आपका जो है 468 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व, 298 ईसा पूर्व। तो इनका मृत्यु आपका 468 बीसी में हुआ था। ये आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 37, सम्राट अशोक कहाँ का शासक था, ये आपको बताना है। काशी, मगध, वैशाली या कलिंग। तो यहाँ पे अशोक जो थे वो मगध साम्राज्य के काफ़ी जो है महान राजा हुए थे। ठीक है, जिनको कि सम्राट की उपाधि दी गई थी। इसके बाद इन्होंने, सम्राट अशोक ने ही कलिंग पर जो है कलिंग एक ऐसा जगह था जहाँ पे इसके जितने भी पूर्वज थे या जिनके जितने भी मगध के शासक हुए, वे कभी भी कलिंग पर अपना विजय नहीं प्राप्त किए थे। तो सम्राट अशोक ने कलिंग के ऊपर चढ़ाई करा। ठीक है, चढ़ाई करा, अंततः जो है ये जो है इसमें विजय हुआ, लेकिन इतना ज़्यादा जान माल का हानि हुआ जिससे कि दुखित होकर इन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया। सम्राट अशोक ने क्या करा, तलवार को फेंका और बौद्ध धर्म को अपना लिया। पूरी तरह से जो है इन्होंने युद्ध लड़ने से इन्होंने मना कर दिया। ठीक है, और जगह जगह पे बौद्ध की जो है अभिलेख जो है खुदवाए, उनके उपदेश को खुदवाया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38, अशोक के साम्राज्य में प्रशासन का, देखिए अशोक के साम्राज्य में प्रशासन का उच्च पदाधिकारी होता था। सबसे जो है उच्च पदाधिकारी कब, तो अशोक के प्रशासन के समय में। इसको किस नाम से जाना जाता था, ग्रामिक, समहर्ता, पुरोहित या अमात्य। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अमात्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा। ठीक है, ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला पहला विद्वान कौन था, जेम्स प्रिंसेप, हेनरी, जेम्स मिल या बेंथम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गुजरात के सुदर्शन झील, ठीक है, गुजरात के सुदर्शन झील का निर्माण सर्वप्रथम किस शासक ने करवाया, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त या रुद्रदामन ने। ठीक है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। सर्वप्रथम इन्होंने जो है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, लेकिन बाढ़ आने की वजह से इसका जो है बांध टूट गया और सारा पानी जो है वेस्ट हुआ था। इसके बाद स्कंदगुप्त ने इसको जो है 4 गुना मजबूती से इसको बनाया, लेकिन बाद में फिर से ये जो है बांध टूट गया और इसके बाद रुद्रदामन ने इसका पुनर्निर्माण कराया। तो सुदर्शन लेक जो है इसको मरम्मत कराने के लिए 2 लोग जो है काफ़ी प्रसिद्ध हैं, स्कंदगुप्त और रुद्रदामन। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है, समकालीन समय में यानी कि दक्षिण भारत में जो संपन्न किसान थे उनको क्या कहा जाता था। ठीक है, समकालीन मतलब कि क्या, दक्षिण भारत के लोग, दक्षिण भारत। ठीक है, दक्षिण भारत के संपन्न किसानों को क्या कहा जाता है, ग्राम भोजक, कैडेसियर, वेल्लार या उड़वार। ठीक है, तो जो संपन्न किसान थे उनको हम लोग वेल्लार के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर है 42 और 8 क्वेश्चन होने वाले हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि कभी भी हमारा किसी भी वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच जाए, आपसे किसी भी वीडियो का जो है इंफॉर्मेशन आपसे न छूटे। चलिए अगले बार में देखते हैं कि संगम कालीन, ठीक है, यही यानी कि दक्षिण भारत के जो बड़े किसान थे उनको तो वेलार बोलते थे, लेकिन जो छोटे और स्वतंत्र किसान थे उनको किस नाम से जाना जाता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ग्राम भोजक, श्रेणी, गृहपति या उड़वार।
तो इनको जो छोटे एवं स्वतंत्र किसान थे समकालीन दक्षिण भारत में, उनको जो है गृहपति के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है 43। प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था? कनिष्क, पुष्यमित्र, शुंग, मिनांडर या चंद्रगुप्त? तो यूनानी शासक जो कि काफी प्रसिद्ध हुआ, ठीक है, वो था मिनांडर। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेहरौली के लौह स्तंभ, कहाँ के? मेहरौली के लौह स्तंभ से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन रहा आपका ये, कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम क्या है? तो कालिदास ने एक जो है ये अभी यहाँ पे आपको बताना है कि इन्होंने क्या रचा। अभिज्ञान शकुंतलम आपको बताना है कि ये क्या था। दरअसल में ये उपन्यास था, नाटक था, कहानी था या कविता था? तो अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास द्वारा रचित एक क्या था? नाटक। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर है 46। मंदिर के महत्वपूर्ण भाग, मंदिर के महत्वपूर्ण भाग जहाँ देवताओं की प्रतिमा, किसकी प्रतिमा? देवताओं की प्रतिमा रखी जाती है, क्या कहलाता है? दक्षिणापथ, प्रदक्षिणापथ, गोपुरम, गर्भगृह या दलान? तो यहाँ पे जहाँ पर मंदिर का वह महत्वपूर्ण स्थल, वह सबसे पवित्र स्थान जहाँ पे देवताओं की मूर्तियों को स्थापित किया जाता था, उस जगह को हम लोग बोलते थे गर्भगृह। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? गर्भगृह। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। दशावतार मंदिर किस देवता की प्रतिमा है? ये आपको बतानी है। दशावतार मंदिर किस देवता की प्रतिमा है? तो ये विष्णु भगवान की प्रतिमा है। ठीक है, शिव भगवान की नहीं है, ना बुध की और नहीं ब्रह्मा की, विष्णु भगवान की मूर्ति है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए जो है करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। इनमें से सबसे पहले किस पुस्तक की रचना हुई? ठीक है, जिसमें कि एक वेद भी है, ऋग्वेद है, रामायण है, महाभारत है या पुराण है? तो सबसे पहले किस पुस्तक की रचना हुई थी? तो सबसे पहले ऋग्वैदिक जो वेद हैं, इस पुस्तक की जो है रचना हुआ था, क्योंकि ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 49। एहोल अभिलेख किस राजा के प्रशस्ति के लिए है? ठीक है, प्रशस्ति है। तो यहाँ पे जो एहोल है ये एक्चुअल में कहाँ स्थित है आपको मैं बताते चलूँ। ये आपका जो है कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, और एक मिनट, चलिए। तो ये जो है आपका पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति है, पुलकेशिन द्वितीय, और ये कर्नाटक के बीजापुर के पास जो है बादामी के पास में। ठीक है, कर्नाटक में बीजापुर के पास एक बादामी जगह है, वहाँ पे एक राजा जहाँ पे स्थान हुआ करता था, जिसको एहोल या फिर आई होल के नाम से भी जानते थे। आई होल, ठीक है, आई होल, एहोल, इन नामों से जाना जाता था। और ये पुलकेशिन द्वितीय की संस्कृत में प्राप्त एक अभिलेख की तरह है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी? तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी? रवि कीर्ति ने, हरिसेन ने, कालिदास ने या अमर सिंह ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रवि कीर्ति ने। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। और इस तरीके के इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपको पाने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और मैंने सोचा है कि जो है वीकली करेंट अफेयर जो है इस पे जो है अपलोड किया जाए, ताकि डेली
क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि प्रतिदिन समय नहीं मिल पाता है। तो कम से कम सप्ताह में एक दिन का समय निकाल के अपने पीछे जो है घटे 7 दिनों का लगभग सारे जो है इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स जो है पढ़ लें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में उनके लिए ज़्यादा जो है दिक्कत न पैदा करें। तो अगर आप हमारे प्लेलिस्ट को नहीं देखे हैं तो जाइए उसको चेक करिए, ठीक है। आगे और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं बिहार से संबंधित, ठीक है, और एनसीईआरटी से संबंधित। और यदि आप बीपीएससी, स्पेशली आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो हमारे चैनल जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, या बिहार से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसके जितने भी प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट हैं सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। बीपीएससी का प्रीलिम और मेंस के क्वेश्चंस भी इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। तो इस चैनल पे मैं जो है इस पे केवल काम करता हूँ, इसलिए थोड़ा समय लगता है डेटा को जो है जुटाने में, इसको टाइप करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो आप एक लाइक करके ज़रूर जाएं और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें यदि वे बीपीएससी या बिहार से संबंधित किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। इसका अगर पीडीएफ आप चाहें तो टेलीग्राम लिंक पे आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जा करके आप उसको सब्सक्राइब कर लें।